बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जख्मी फौजी और उनकी लाशें उठाने वाले हेलीकॉप्टर की रफ्तार इस मुकाम पे पहुंच के थम गई थी जहां कैल्सी के ज़ाब बिखरे पड़े थे। जमीन पे दूर दूर तक हर चीज खामोश और बेहिसो हरकत नजर आती थी। मौत का जर्द झंडा हर तरफ लहरा रहा था। भड़कती हुई आग से उठने वाले धुएं की तरह गुब्बार के मरगूले फिजा में उठ रहे थे। उस जमीन से जहां कैलेंसी और उसके साथी मौत की आगोश में पड़े थे, सारी की सारी अल्फा कंपनी मर चुकी थी और अमेरिका की फौजी तारीख में कटरा के बाद वकू पजीर होने वाला ये सबसे बड़ा हादसा था। जंगी नामानिगार माइक, जो हमेशा रेड एंटीज की हमायत करता था, ये मंजर देख के बड़बड़ाने लगा। याद रखो, ये कोई तरह निवाला नहीं, ये वियतनाम है, वियतनाम। और वो सब अपने घर से दूर, बहुत दूर यहाँ मर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि आखिर ये तमाम अमेरिकी यहाँ क्या कर रहे थे। यही कुछ उन्होंने सेवक्स में रेड एंटीज के साथ किया था, इसलिए कि वो अमेरिकियों को रेड होंडर्स नस्ल के रेड एंटीज से बचाना चाहते थे। खुदा कैल्सी की मगफिरत करे। तुम उसी से अंदाजा कर सकते हो कि उसने कितनी फाश गलती की, और वो गलती ये थी कि वो वियतनाम में था। हेलीकॉप्टर उतरने के लिए जमीन पे मुनासिब मकाम की तलाश में चक्कर काटने लगा। खामोशी और मौत का तिलिस्म टूट चुका था। मौत के ऐन ऊपर जिंदगी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। माइक की सोच के दायरे फैल और सिमट रहे थे। ये कैल्सी की हमाकत थी कि उसने पहाड़ी की पुष्प पे कब्जा कायम नहीं रखा, जिसके नतीजे में उन्हें वादी में धकेल दिया गया। वियतनाम में अमेरिकियों की ये पहली अजीम तरीन गलती थी, जिससे दुश्मन को तकवीत मिली जो जंगल की आड़ से लड़ रहा था। हालांकि अमेरिकियों ने अपने देश में पहला काम ये किया कि जंगल साफ किए और उनकी जगह शहर बसा दिए। नीचे जो जंग लड़ी गई और लड़ी जा रही है, उसके बारे में गौर करें। हमेशा रेड एंटीज की हिमायत में सोचना छोड़ दो। तुम यहाँ से वाज़ेह तौर पे देख रहे हो कि कैल्सी किन हालात से दोचार हुआ। वियतनाम के इस कोहिस्तान में और कंबोडिया के सरहदों के करीब, जहाँ गैर खमार खिते हैं और हर चीज बेजोड़ नजर आती है। तुम टबरी से वो मुकाम देख सकते हो जहाँ कैल्सी की कंपनी का दुश्मन से आमना सामना हुआ। तुम जंग के भयानक और घनौने असरात को देख के अंदाजा कर सकते हो कि कैल्सी ने पहाड़ी की पुष्प पे कदम जमाने की किस कदर कोशिश की, लेकिन दुश्मन के बेपनाह दबाव की ताब न लाके उसे अपने साथियों को नशेब में उतरने की इजाजत देना पड़ी। फिर कैल्सी ने उन्हें दोबारा उस जगह इकट्ठा किया जहाँ पे अब उन सबकी लाशें बिखरी हुई हैं। कैल्सी को हर कीमत पे पहाड़ी की पुष्प पे होना चाहिए था। अगर तुम्हें खुले में लड़ना पड़े तो हमेशा बुलंदी से लड़ो। तब तुम्हें खत्म करने का दुश्मन के पास एक ही तरीका कूसी या मार्टर्स फायर रह जाएगा, जिसका तुम बुलंदी से मौसर जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर दुश्मन तुम्हें नशीब में धकेले तो फिर तुम उसके निशाने से नहीं बच सकते और बुलंदी से किसी भी चीज के जरिए तुम्हें खत्म कर सकता है। नीचे जिस तरतीब से लाशें बिखरी पड़ी हैं, उनसे पता चलता है कि कैल्सी ने पहाड़ी की पुष्प पे दोबारा कब्जा करने के लिए बार बार हमले किए, जो अफरा तफरी का शिकार हुए और उसे कामयाबी हासिल ना हो सकी। कैल्सी ने अपनी कंपनी एक ही साथ नहीं मरवाया था। यकीनन पहाड़ी की पुष्प में तंग दरार के अंदर भी कई अमेरिकियों की लाशें पड़ी हैं। वो हर सूरत में अपनी पहली पोजीशन पे वापस आना चाहते थे। यही उनके बचाव का वाहिद रास्ता रह गया था। और अब वादी में हर तरफ मौत की हुक्मरानी है। ये वादी कितनी आरामदेह और पुरसुकून है। पहाड़ी ऊंची और दुश्वार गुजार है और लोग चुपचाप बेसुध मौत की आगोश में सो रहे हैं और लाशों से सुर्ख खून रस रहा है। उधर देखो जहाँ उन्होंने हमाकत की, खुद फरेबी का शिकार हुए और गोलियों से उनके परखचे उड़ा दिए गए। जहाँ वो नाकामो नामुराद हुए, जहाँ उन्होंने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक लाहासिल जदोजहद की और जहाँ वो मौत की नींद सुला दिए गए। उस रास्ते पे देखो जो उन्होंने अपने खून से तामीर किया और तस्वुर की आंख से तुम कैल्सी को भी देख सकते हो, जो पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह अपने साथियों को दुश्मन के खिलाफ गैजो गजब से लड़ने के लिए उकसा रहा है और उन्हें खुदा, वतन और अपना वास्ता दे के कह रहा है कि वो पहाड़ी की पुष्प पे दोबारा कब्जा कर लें। सुनो, वो कह रहा है, मैंने उसे कह दिया तुम उसे दोबारा हासिल करो। स्मिथ, डोनो, विच, लीवर्स, आगे बढ़ो। सिप्लन, मार्शल, ओवन,
अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सब लोग कहाँ हैं? कहाँ चले गए? ये जमीन हमें किस बात की सजा दे रही है? हम सब कहाँ गए? सब मर चुके हैं। उस मौसम में वादी का हुस्न निकल आता है। मानसून हवाओं की वजह से बाहर आ जाती है, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पुरकोल सन्नाटा छाया हुआ है। हर सू मौत ही मौत है। अलबत्ता लाशों से रसने वाला सुकून जिंदगी की अलामत बन गया है। जिंदगी जो सुर्ख गुलाब की तरह हसीनो जमील है। जंगली नामा निगार माइक उड़ाना वाले हेलीकॉप्टर ने फिजा में इस घर से एक बड़ा चक्कर लगाया कि किसी मौजूद मुकाम पे उतरा जाए। कोई ऐसी जगह जो बावर्दी सरंगों से पाक हो, जहां आग भड़क उठने का कोई भी खतरा ना हो। फिर जगह मुंतखब की गई। हेलीकॉप्टर जमीन की तरफ उतरने लगा। कैंसी और उसके साथियों की लाशों पे बिखरे हुए एजा के करीब एक हल्के से शोर के साथ जमीन पर डिग गया। लाशें उठाने और उनके अंदर राज करने वाला अमला अपने महसूस अंदाज में हेलीकॉप्टर के जमीन को पूरी तरह छूने से पहले ही बाहर को कूद चुका था। और फिर वो सब यूं भागने लगे जैसे तेज धुंध आंधी उनका ताकुब कर रही हो। अल्फा कंपनी की लाशों के करीब पहुंच के एकदम रुका। मौत का भयानक चेहरा किसी देव हैकल चट्टान की तरह उनके सामने आ चुका था। चल लम्हे बेहिस्सो हरकत और फराती हुई निगाहों से वो लाशों को देखने के बाद बोझिल कदमों से हेलीकॉप्टर की तरफ लौट गए। दुख, अफसोस, ताज्जुब और दहशत के मिले जुले तासरात चेहरों पे सजाए वो अपने आइंदा इक़दामात के बारे में सोचने लगे। उसी असना में टीम का इंचार्ज लेफ्टिनेंट हेलीकॉप्टर से बाहर आया और उसने सबसे पहला हुक्म ये सुनाया कि कोई शख्स भी किसी लाश को उस वक्त तक ना छुए जब तक कि फौजी फोटोग्राफर लाशों की तस्वीरें नहीं बना लेते। उन्हीं तस्वीरों से इंटेलिजेंस के माहिरीन कैल्सी की कंपनी की हलाकत और शिकस्त का तजिया कर सकते थे। लेफ्टिनेंट बोलते बोलते यकदम रुका, लेकिन हम यहाँ किसी भी किस्म के नताज अहस करने के लिए नहीं आए। और फिर वो खामोश हुआ। उसके बाल सूख थे। वो बिल्कुल नौजवान था। लाशें उठाने वाले अमले के लोग उसका आखिरी जुमला सुन के खामोशी से लाशों की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अपने हाथों में वो थैले थाम रखे थे जिनमें लाशें भरी जाती हैं। लेफ्टिनेंट के हुक्म के इंतजार की कैफियत में वो बिल्कुल उन वेटरों की तरह नजर आते थे जो गाहक के हुक्म के इंतजार में चौकन्ने खड़े होते हैं। फोटोग्राफरों ने अपना काम शुरू किया। वो कैमरों को हथियारों की तरह फिजा में बुलंद करते हुए लाशों पे बेतरतीबी से रोशनियां फेंकने लगे। इसी दौरान में नौजवान लेफ्टिनेंट मुसलसल लाशों को न छूने की हिदायत दी जा रहा था। उधर फोटोग्राफरों की तस्वीरें बनाते हुए शदीद दुश्वारियां पेश आ रही थी, क्योंकि कई लाशें इस तरह पड़ी थी कि उनके वाज़ेह तस्वीर ना बन सकती थी। और यही इंतहाई जरूरी बात थी। लाश की तस्वीर देख के इंटेलिजेंस वाले बता सकते थे कि मरते वक्त वो किस जाने मुतवज्जे थे और किस किसने फरार होने की कोशिश की थी। सिपाहियों का इस हालत में मरना जरूरी था कि मौत से कबल उनके आखिरी अमाल से अल्फा कंपनी और अमेरिकी फौज के वकार को तकवीत पहुँचने और अल्फा कंपनी की नेक नामी और शहरत उनके शिकस्त पे असर अंदाज न हो। क्या लाशों की कैफियत ऐसी ही थी जिससे उनके जोशो खरोश का इजहार होता था? आम सिपाहियों की लाशें किस तरतीब से पड़ी थी? क्या नॉन कमिश्नर अफसरों की लाशें भी आगे थी? सिपाही के ग्रुपों की कमान करने वालों की लाशें कहाँ थी? ये फोटोग्राफों का फर्ज था कि वो तस्वीरों के जरिए इन सारे सवालों का जवाब दे और अगर हो सके तो जंग की पूरी तफसीलात कमान करने वालों के तरीकेकार और जंग के असरात को अपने कैमरे में मुनक्किस कर लें। उन्हें ये भी देखना था कि आया कमिश्नर अफसरों की तरतीब से जंग के मंसूबों का सुराग मिलता है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कंपनी कमांडर कैल्सी की लाश कहाँ है। उन्हें सारी तस्हीह शुदा बिखरी हुई लाशों की तस्वीरें महफूज करना थी। कैल्सी की लाश ढूंढने के बाद ये जानना था कि आया वो जंग की आम मौत मरा है या उसे बाकायदा मंसूबा बना के कत्ल किया गया था। और क्या केंस्टा अफसरों की लाशें रेडियाई राब्ते के हेडफोन वाले सिपाहियों की लाशों से ज्यादा मसे की गई हैं? और जब शिकस्त के इज़हार वाज़ेह हुए, उन्होंने कानों पर से हेडफोन उतारे। क्या उनके कान छिपे हुए थे या उनके कान नंगे थे? हाथ मत लगाओ। अफसर की तनबीह अमेज तेज आवाज उभरी और जंगी नामा निगार माइक जो चंद लाशों का जायजा ले रहा था चौंक के सिर्फ पलटा। उसने कभी इस कदर मसेशुदा और भयानक लाशें नहीं देखी थी। लाशों को हाथ मत लगाओ, अफसर ने कहा। अच्छा ये बताओ कि इसके कानों के ऊपर क्या है? माइक ने चंद एक लाशों की तरफ इशारा करते हुए पूछा जिनके कान हेडफोन से ढके हुए थे। ये कान एड्स हैं, अफसर ने जवाब दिया। अच्छा, उसने हैरत का इजहार किया। हाँ, वैसे तुम इनसे मुराद एड्स में ले सकते हो। इनमें से कुछ सिपाही 5 साल से यहाँ हैं और कुछ 10 साल से। अफसर की आवाज गंभीरता थी। मैं देख रहा हूँ, माइक ने आहिस्ता से कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस खौफनाक सूरत-ए-हाल के बारे में कुछ भी न लिखता। अफसर ने माइक से कहा। और अगर मैं लिखूं तो क्या तुम मेरे इजाजतनामे को मंसूख करवा दोगे? हाँ, मैं इस पे गौर करूंगा, माइक ने नरम लहजे में कहा। मैं फिर कहता हूँ कि लाशों को हाथ मत लगाओ, अफसर ने कहा। माइक आपके एक नरमो नाजुक चेहरे वाले नौजवान लड़के की लाश पे झुका जिसकी M16 मशीन गन जाम हो चुकी थी।
वो इस कदर कमसिन था कि उसने अपने चेहरे पे कभी शेव नहीं किया था। उसके नीवा मुंह से कोई चीज झांक रही थी। तुमने देखा? दुश्मन इतना वैशी भी हो सकता है? अफसर ने माइक को एक तरफ ले जाके पूछा। हाँ, माइक ने जवाब दिया, लेकिन इसके मुंह में क्या है? दरअसल ये एक दवा है जो सिपाही अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक उसकी वजाहत सुनकर लड़के की लाश की जानिब इस कर से बढ़ा कि उसके मुंह से वो दवा निकाल ले। मैं कहता हूँ लाश को छूना मना है, अफसर ने तेज लहजे में कहा तो माइक झुंझला के उसे कहने लगा, तुम अब लाशों को समेटने क्यों नहीं देते? इंटेलिजेंस वालों को तस्वीरें चाहिए, समझे? अब उन्हें हथेलियों में बंद करो और यहाँ से चलो। माइक ने मशवरा दिया, जरा सब्र करो, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं अगर इस सारी गैर इंसानी सूरत-ए-हाल की मुकम्मल रिपोर्ट लिखूं तो क्या तुम मेरे खिलाफ कदम उठाओगे? माइक ने सवाल किया। अफसर कुछ देर चुप रहा, फिर भराई हुई आवाज में कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इस रिपोर्ट का बेजान चीजों पे क्या असर होगा, लेकिन इतना तो मुझे यकीन है कि लोग इसे पढ़ के मशल हो जाएंगे। वो तुम्हारी संग को रुकवा भी तो सकते हैं, माइक बोला। नहीं, लेकिन यहाँ की सूरत-ए-हाल का इल्म नहीं है उन्हें। वो कोरेला जंग के बारे में कुछ नहीं जानते, अफसर ने उसे समझाया। तुम बड़े हट धर्म और जिद्दी हो, माइक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। सुनो, अफसर लड़ती हुई आवाज में उसे छू के बोला, हाथ मत लगाओ। माइक ने उसी लहजे में हकारत से कहा। सुनो, अफसर कहने लगा, मैं तुम्हें सच सच कह रहा हूँ कि ऐसी सूरत-ए-हाल देख के मैं बेजार हो जाता हूँ। मायूसी मुझ पे गालिब आने लगती है। यकीनन मैं कभी भी खुद को इससे हम आहंग ना कर सकूंगा। माइक ने उसकी बात सुन के मुंह दूसरी तरफ फेरा। अब लाशों से उठने वाली भूखे भूखे जंगल में फैल रहे थे। इससे पहले एक हेलीकॉप्टर के घूमते हुए परों की वजह से भूख का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के पर साकित हो चुके थे और वादी पे पुरखोल सन्नाटे की चादर तनी हुई थी। केल्सी यहाँ क्यों आया? माइक ने अचानक पूछा। वो इसी तरफ से गुजरना चाहता था, लेकिन इस सिलसिले में मैंने तो कुछ और ही सुना है। तुमने जो भी सुना है वो सरीहन गलत है, अफसर ने जोर देते हुए कहा। मैंने सुना है कि उसे यहाँ आने का हुक्म दिया गया था। अफसर ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर धीमे लहजे में बोला, उसने खुद ही इस तरफ आना चाहा। वो वायरलेस और रेडियाई राब्ते का माहिर था और अल्फा कंपनी को ये इम्तियाज और फखर हासिल था कि उसके पास लास्की के शोबे में इतना माहिर अफसर मौजूद था। कैंसी के बारे में ये जुमले कहते हुए अफसर गुस्से में आया। उसकी सफेद जल्द जो सूरज की ताब न ला रही थी, उसके बालों की धार शुरू हो गई। सब्ज रंग के आहनी खुद के बोझ तले दबे हुए उसके बालों का रंग जल्दी से हम आहंग हुआ। कैंसी विक्टर चार्ली को इस हद तक मजबूर करना चाहता था कि उनके लिए मजीद हेडफोन और दीगर आलात मुहैया करें। मैं तुम्हारी बात पे कतई यकीन नहीं कर सकता, अफसर ने उसका जवाब सुन के अपने भारी भरकम फौजी बूट से किसी चीज को ठोकर मारी। तुम ये क्यों नहीं कहते कि वो इंसानी खोपड़ियां हासिल करना चाहता था? माइक ने कहा। हरगिज़ नहीं, वो ये नहीं चाहता था क्योंकि ये इंतहाई मुश्किल और वक्त तलब काम है। तुम ही कहो, क्या तुमने कभी एक खोपड़ी भी हासिल करने की कोशिश की? नहीं, इसलिए कि ये बड़ा ही मुश्किल है, अफसर ने इसरार किया। लेकिन तुम साबित करो कि अल्फा कंपनी के मकासद वही थे जो तुम समझते हो, इसलिए कि कैल्सी पहाड़ी की चोटी पर भी नहीं रह सकता था। अफसर ने पहाड़ी की चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन वो जानबूझ के पहाड़ी की पूछ में तंग दरार में ठहरा, इस उम्मीद के साथ कि चार्ली कोई वेश्यानी हरकत ना करे। तुम देखो, वो बड़े मुख्तात एहतियात से कह रहा था, दरार की चोटी से फासला 100 गज से कुछ ही ज्यादा है, चुनाचे चोटी पे भरपूर दिफा किया जा सकता है। तुम देख ही रहे हो, कैंसी जानता था कि चार्ली उन पे कड़ी नजर रख सकता है और गोली भी चला सकता है। यही वजह है कि वो नशे में ठहरा। दरअसल वो चाहता था कि चार्ली उस पे एतमाद करे और उससे मिल जाए। तो क्या वो पूरी एक बटालियन को अपने साथ मिलाना चाहता था? माइक ने ताजुब से पूछा। वो नहीं जानता था कि पूरी बटालियन चार्ली के साथ है। लेकिन तुम्हें इसका इल्म क्यों ना हुआ? रेडाई राब्ता मुनक़ते होने से पहले एप्पल फिंगर और आरटीओ के शोबे से हमारा बाकायदा राब्ता कायम था और फिर कैंसी का ख्याल था कि चार्ली और उसके गद्दार साथियों की कुव्वत एक इंतहाई मसली कंपनी से ज्यादा नहीं। गद्दार? कौन गद्दार? शुमाली वियतनाम के सिपाही। कैलेंसी समझता था कि वो बड़ी आसानी से उसके हाथ आ जाएंगे। अफसर ने लाश पे नजर दौड़ाते हुए कहा। दुख, कुर्ब और अंदरों से एहसास धुआं बन के उसके चेहरे पे मंडला रहे थे। उसका लहजा बहुत शुगुफ्ता और भराया हुआ था। अफसर, उस तरफ एक सिपाही अभी जिंदा है, किसी की तेज आवाज सुनाई दी। जंगल खामोश था क्योंकि बेशतर लोग अफसर की हिदायत के मुताबिक लाशों के बीचों बीच खामोशी से खड़े थे। फोटोग्राफर भी तस्वीरें बनाते हुए किसी किस्म की आवाज नहीं निकाल रहे थे, इसलिए वो आवाज बड़ी अचानक, नाटक और दुखी लगी और काफी हद तक बेमौका और बेतुकी लगी।
उसको हाथ में लगाना अफसर ने आवाज के जवाब में हुक्म दिया। फिर उसने हाथ के इशारे से मुआलिज को बुलाया और लाशों के दरमियान से गुजरता हुआ आवाज की तरफ बढ़ गया। वो जिस शख्स ने आवाज दी थी, जिसने एक जिंदा सिपाही को दरियाफ्त किया था, उसका ताल्लुक लाशें समेटने और उनका अंदराज करने वाले अमले से था। वो एक हाथ में लाशें समेटने वाला थैला संभाले बड़ी खामोशी से शिद्दत से दूसरों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद अफसर को देखा जो तेजी से बढ़ते हुए कह रहा था, उसे छूना मत। जिंदा सिपाही के करीब पहुंच के अफसर ने मुआलिज से कहा, अंदाजा लगाओ कि इसकी जिंदगी के लिए क्या किया जा सकता है। जमीन पे बिखरे हुए हर अमेरिकी के सर में गोली लगी थी। उन पे काबू पाने के बाद दुश्मन ने एक के बाद एक सबको बड़े एहतमाम और एहतियात से सर में गोली मारी थी ताकि उनकी मौत का मुकम्मल इत्मीनान हो जाए। जो सिपाही जिंदा रह गया था, गोली उसके सर में भी मारी गई थी, लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती थी कि गोली आखिरी गोल से टकरा के फिसल गई और जब मुआलिज ने उसके सर से खून उतारा तो पता चला कि गोली उसके बालों में से होती हुई सर की हड्डी को मुतासिर कर गई। वो एक मैक्सिकन लड़का था और जंग के आम तकाजों के एन मुताबिक मर रहा था। मुआलिज ने बड़ी महारत से चाकू के जरिए उसकी कमीज फाड़ के उसके जिस्म से अलग की। उस लड़की के पेट पे नाक के करीब दुश्मन ने पूरी 8 गोलियों के छिड़काव किया था। उसकी वर्दी और जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था, लेकिन वो अब तक जिंदा था और जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। अब कुछ भी नहीं हो सकता, वक्त गुजर चुका है। मुआलिज के चेहरे से ये तारज होने लगा। उसके हाथ मरते हुए इंसान के बेहिस जिस्म पे चिपक गए थे। अजीबोगरीब अंदाज से कटफल्टी की तरह साकितो जामिद हो चुके थे। पानी चाहिए? अफसर ने धीमी आवाज में पूछा। मुआलिज की आवाज सुन के चौंक पड़ा, फिर इंकार में सर हिलाने लगा। अगर ये मर रहा है तो पानी इसकी तकलीफ की शिद्दत कम कर सकता है, अफसर ने कहा। मुझे कुछ महसूस हुआ कि वो नसरों की नसरों में पानी तलब कर रहा है। मुआलिज ने फिर सर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि पानी पीने से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जब एक फोटोग्राफर ने अपने थर्मोस से पानी पिलाना चाहा तो पानी उसके हलक से ना उतरा और थोड़ी सी बहता हुआ छाती और फिर पेट तक पहुंच के उस खून में घुल मिल गया जो वहाँ 8 गोलियों ने जमा कर रखा था। मेरा ख्याल है कि ये बेचारा मर चुका है। एक फोटोग्राफर ने, जो उसके मुंह में पानी नहीं जा रहा था, दांत पीसते हुए तंजिया लहजे में बोला, नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। लाशें उठाने वाले अमले के फौजी ने आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। एन उसी वक्त मुआलिज ने मैक्सिन लड़के को जमीन पे लटाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अब ये बिल्कुल मर चुका है, लेकिन ये इतनी देर जिंदा कैसे रहा जबकि इसका जिस्म 2 हिस्सों में कट चुका। फोटोग्राफर ने फिर कहा, ऐसे महिउल अकूल, अजीब और मस्काहिक हादसात बड़े आम हैं। मुआलिज ने कहना शुरू किया, मैंने ऐसे कई लोगों को मरते देखा जिनके जिस्म पे जख्म का एक भी निशान नहीं था। इंतहाई सदमे या ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा होता होगा, लेकिन इस सूरत में भी कानों या किसी और हिस्से से खून रसने लगता है। क्या ऐसा नहीं होता? नहीं, मैंने कई लोगों को किसी भी वजह के बगैर मरते देखा है। मुआलिज ने मैक्सिकन लड़के का मुंह साफ करते हुए कहा, मैं शर्तिया कहता हूँ कि यहाँ इस जगह जितनी भी लाशें बिखरी हुई हैं, अगर तुम गौर से अब सबका जायजा लो तो तुम्हें कम से कम एक लाश ऐसी जरूर मिलेगी जिसमें किसी किस्म का कोई भी जख्म ना होगा। बिलाशुबा ये एक अजीब बात है कि कुछ लोग बगैर किसी सबक के मर जाते हैं और कुछ लोगों की तो जिंदगी वजह भी नजर नहीं आती। फिर इसने लड़के का सर खुद के सहारे टकाया और कहा, यहाँ तुम्हें ऐसी लाशें नजर आ रही है जिसे दुश्मन ने इन पे काबू पाने के बाद सरों में गोलियां मार के हलाक किया। इनमें यकीनन ऐसे लोग भी होंगे जो खुद को मुर्दा जाहिर कर रहे हैं। एक फोटोग्राफर ने कहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो मौत को मौत के जरिए टाल सकें। नहीं, इनके लिए इस हद तक जाना बड़ी मुश्किल बात है, मुआलिज ने कहा। लेकिन वो अपनी ही आवाज को सुन नहीं रहा था और अभी तक इस ख्याल में मगन था कि लड़का गोलियों की पुछाड़ से 2 टुकड़ों में बढ़ जाने के बावजूद इतनी देर तक कैसे जिंदा रहा। किस जज्बे, किस कुव्वत ने उसे जिंदा रखा। ये बड़ा ही अजीब और हैरान कुन है। वो बड़बड़ाने लगा, क्या तुम इन्हें जिंदा नहीं देखना चाहते? किसी ने गुस्से से कहा। हाँ, उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि वो मरते हुए तकलीफ उठाएं। अभी वो अपनी बात मुकम्मल ही कर पाया था कि दूर से एक तेज आवाज आई, यहाँ एक सिपाही अभी जिंदा है, उसे खात्मा लगाना। अफसर ने मशीनी अंदाज में हुक्म दिया। आवाज के जवाब में उससे ज्यादा रद्द-ए-अमल मजीद ना हुआ। किसी ने कोई हरकत न की। वादे की हर चीज पे सख्ती का आलम था। माइक सोच रहा था कि अब दूसरी बार कोई भी धोखा खाने या मायूस होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वादी में जिंदगी शराब का रूप धार चुकी थी। मसला सिर्फ इस कदर था कि अल्फा कंपनी पूरी की पूरी मर चुकी थी। उसका अंदाजा इस जगह को देख के किया जा सकता था। सब देख रहे थे कि लाशें तस्वीरें बनवाने और फिर हथेलियों में समेटने की मुंतजिर है। इस मोहम पे आने से पहले इस बात का कोई भी इम्कान नहीं सोचा गया था कि यहाँ कोई जिंदा भी रहा होगा। इन सब के बारे में यही फर्ज किया गया था कि वो मर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ सूरत-ए-हाल बदल रही थी। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि जो मर चुका इसे इसी हालत में रहना चाहिए। हो सकता है कि वो वाकई जिंदा हो। किसी ने ख्याल जाहिर किया। सरगोशियां शुरू हो गई। जिंदगी के बावजूद किसी को यकीन नहीं आ रहा था। इसे खात्मा लगाना, अफसर ने दोबारा कहा।
माइक जल्दी वहां पहुंचा जहां किसी ने एक और जिंदगी को दरियाफ्त किया था। जिंदा सिपाही एक हबशी था और इतना जख्मी नहीं था जितना मैक्सिकन लड़का। वो बांस के बने हुए बिस्तर पे लेटा था और काफी आरामदेह हालत में नजर आ रहा था। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। आंखें एक ही जाविये के ऊपर जंगल के साइबान में से झांकते हुए आसमान पे गिरी हुई थी। साइबान की चोटी पे तार के दो लंबे पत्ते एक दूसरे को काट रहे थे। हो सकता है वो उन्हें देख रहा हो, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि वो कुछ भी देख न रहा हो। उसके नीवा होठ कुछ कह रहे थे, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती थी। होठ हरकत करते और अल्फाज अदा करते हुए मालूम होते थे। एक सोचने लगा, ये हबशी लड़का अमेरिका के किसी दूर दराज मकान से आया था और इमदादी रजाकारों को छोड़ के ये कभी सफेद फामों के करीब भी ना हुआ होगा, लेकिन अब वो इनमें गुडमेंट हो चुका था। मौत भी इनका शरीक थी। एकदम हबशी लड़के की सांस रुकी। सफेद फाम मुआलिज जो इसके ऊपर बड़ी मोहब्बत से झुका था, पलक झपकते ही हबशी के बिस्तर पे था और उसकी सफेद बाजू हबशी लड़की के इर्द गिर्द हाइल थे और सफेद होंठ स्याह होंठों को छू रहे थे। सफेद जिंदगी स्याह मौत में सांस फूंकने लगी, लेकिन उसका हबशी लड़के पे कोई असर ना हुआ क्योंकि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका था। सफेद इंसान ने आने में देर कर दी। उसकी आंखें सख्ती से बंद हो चुकी थी। फिर एकदम हबशी के सीने में मध्यम हरकत शुरू हुई। आंखें ऐसा ऐसा खुलने लगी, लेकिन जिंदगी के लिए नहीं। माइक ने सोचा कि हबशी लड़का सफेद फाम मुआलिज को मुंतकिल न होने वाली तकलीफ की शिद्दत से गुजर रहा है। अंदेशों से भरपूर माइक को यह मंजर बड़ा ही अजीब और तकलीफदेह महसूस हुआ। हबशी लड़का मौत के भयानक जबड़ों की नजर तो हो ही चुका था, लेकिन अब वो एक जिंदगी अमेज आगोश और खोंटू के हिसार में मैसूर दोबारा जिंदगी की पेज दर पेज राहों की जानिब लौट रहा था। और जो आगोश और होंठ उसे जिंदगी दे रहे थे वो एक सफेद फाम मुआलिज के थे। मुआलिज हबशी लड़के से अलग हुआ। उसने अपने होंठ उसके होंठों से उठाए और लड़के की सांस की रफ्तार मामूल पे लाने की कोशिश करने लगा। उसने लड़के को घुटनों के बल उठाया, उसके स्याह सीने पे अपने सफेद हाथों से मालिश करने लगा। लड़का दर्द की शिद्दत से कराहा। मुआलिज ने उसे सांस लेने की नौबत दी। दोनों कराहने लगे। कुछ देर के बाद मुआलिज ने लड़के को खुद सांस लेने के लिए छोड़ दिया। अब अफसर ने भी लड़के को सांस लेने की तरगीब दी। उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी तहा तहा की आवाजें निकालते हुए हबशी को सांस लेने पे आमादा करने लगे। खामोश वादी इन मसका खेज आवाजों से गूंज उठी। दशनाक सन्नाटा इस शोर में बदल गया जो आम अमेरिका की फिल्मों का हिस्सा बन चुका है। सहमे हुए दुबके हुए परिंदे भी हड़बड़ा के चहकारने लगे। मिठास से आ रही और लर्जा देने वाली चहकार दूर जंगलों में चौपाई की तरह आवाजें निकालने लगे। उनकी आवाजें सुन के ऐसे लग रहा था जैसे सिनेमा हॉल में दो रीलें एक साथ चल पड़ी हों और आप ही उम्मीद नहीं रखते हो कि आइंदा रील में आपसे मुआवजत कर ली जाए और फिर नए सिरे से एक बार फिर शुरू होगी। माइक सोचने लगा, एक ड्राने ख्वाब की तरह नाकाबिले कबूल इस दहशतनाक सूरत-ए-हाल और कैल्सी और इसकी साथियों की मुकम्मल तबाही का सबब जंग ही तो है। यह जो भी जंग का जिम्मेदार है उसे ऐसी जगह पे दफन किया जाना चाहिए जहां वो कभी अपना सर ना उबार सके। उसने ये भी सोचा कि जंगल के आगाज में जहां जंग के असरात बिखरे हुए थे, इंसानियत इंतशाम पजीर हो चुकी है या मर चुकी है। इससे आगे इंसानियत कदम नहीं बढ़ा सकती क्योंकि इसके बाल पर जंग के होलनाक शलू ने जला के बसम कर दिए। वो मोही मुंह में बड़बड़ा रहा था। उसने खुद को एक जिंदगी की वापसी की खुशियां मनाते हुए महसूस किया। फिर उसकी पेशानी पे लकीरों का जाल बिछा। उसने सोचा कि अल्फा कंपनी दुश्मन लाश की सिलसिले तबाह करना चाहती थी, लेकिन जो हम यहाँ मौजूद है हम भी तो लाशें, इनके कान और दूसरे बिखरे हुए अज़ाब और असले जमा करने आए हैं। क्या इसके बचने के आसार हैं? अफसर ने पूछा। मुआलिज ने अपने महसूस अंदाज में पीछे मुड़ के देखा। मोहब्बत से बांस के बिस्तर पे हबशी लड़के के दिल की धड़कन सुनने के लिए झुका। नहीं, उसने स्याह सीने से कान हटाते हुए कहा। नहीं? क्या मतलब? इसलिए कि हम सबको मुर्दा तस्वर किए हुए थे। हमारे वहमो गुमान भी नहीं ना था कि यहाँ कोई जिंदा बचा होगा। इसलिए हेलीकॉप्टर में किसी ऐसी जगह की गुंजाइश न रखी जहाँ इस किस्म के जख्मी को लटाया जा सके। क्या खून का जहीरा मौजूद है? नहीं, हम साथ नहीं लाए, मुआलिज ने जवाब दिया। अफसर ने कुछ देर के लिए उसके जवाब पे गौर किया, फिर कहने लगा, क्या ये गुफ्तगू कर सकता है? हाँ। मुआलिज ने अपना सफेद हाथ हबशी लड़के की स्याह आंखों के सामने लहराते हुए मुझसे जवाब दिया। उसकी हरकत पे स्याह आंखों ने कई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। इससे पूछो कि कैल्सी की लाश कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आया। मुआलिज ने हबशी लड़के का चेहरा बड़े प्यार और शफकत से दोनों हाथों में थामा। उसके कान में सरगोशियां करने लगा। तुम्हारे कैप्टन के साथ क्या हुआ था? वो मर गया, स्याह होंठों ने लरसते हुए कहा। उसकी लाश कहाँ है? RTO के आदमी। हबशी लड़का बस इतना ही कह सका। मुआलिज अफसर की तरफ बढ़ा और उसे बताने लगा, इसे एप्पल फिंगर के लिए ले गए हैं। क्या तुम उस लड़के को मार्फिया का टीका नहीं लगा देते? अफसर ने पूछा। मैं नहीं चाहता, खतरा है। हाँ।
क्या ये मजीद गुफ्तगू कर सकता है? मैं नहीं समझता कि ये इसके लिए बेहतर होगा। ठीक है, इसे खामोश रहने दो। अफसर अभी खामोशी हुआ था कि हबशी लड़की के स्याह होंठ जुम्बश करने लगे। वो कितने अच्छे थे, उसे खामोश रखो। अफसर ने मुआलिज को हुक्म दिया। वो कुछ झुंझलाया हुआ था। उन्होंने हम सबको एक एक गोली मारी। लड़का फिर बड़बड़ाया, वो कितने अच्छे थे, खुदा के लिए इसे चुप करवाओ। वो कितने अच्छे थे, लड़का फिर बोला। मैं कहता हूँ इसे चुप करवाओ। अफसर चीख पड़ा। माए अफसर को इस आलम में देखे बेख्तियार सोचने लगा कि जंग कितनी अच्छी होती है। फिर चारों तरफ बिखरी हुई लाशों को देखते हुए उसने सोचा कि ROTC ऐसी तो ना थी, लेकिन जंग ने हर एक को ये इजाजत दे दी कि किसी को माफ नहीं किया जाता। उसे इन्हीं लाश के लिए आलात का ख्याल आया जो कैंसी ने हासिल किए थे। उसने सोचा कि इंसान पढ़ता और सोचता है, लेकिन फिर भी मनफी ज़हनियत में उस पे हावी रहती है। उसने सोचा बुरा तो कोई भी नहीं, अगर कोई चीज बुरी है तो वो सिर्फ जंग है जो इंसान को बुरा, वेशी और दरिंदा सिर्फ बना देती है। फिर वो ऊंची और उलझी हुई आवाज में बोला, अगर फोटोग्राफरों ने अपना काम खत्म कर लिया तो अब लाशों को समेटने में देर नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज सुन के सब सुन हो गए। वादी में पहले जैसी भयानक खामोशी छा गई। यूं लगा जैसे एशिया की सरजमीन सन्नाटे की जुबान में सफेद फाम मुदाहलत कारू को इंतहाई दुर्शत तनबीह और तलाफी की धमकी दे रही हो। लेकिन ये तो एक बात का मसला है। अफसर ने सोचा, सिर्फ विक्टर चार्ली ही खतरे का सबब बन सकता है। हमले का खौफ मुझे भी होना चाहिए, या फिर ये खौफ कैंसी का था जो अब मर चुका। कुछ देर ठठरा देने वाले सकूत के बाद अफसर की मुर्दा और बेजान आवाज आई, जब तुम किसी लाश के टुकड़े जमा करो तो ये इत्मीनान करने के बाद उन्हें थैली में डालो कि वो इंसान के मुख्तलिफ हिस्से हैं। याद रखो कि एक इंसान के 2 हाथ, 2 पाँव और 1 सर होता है। मैं एक थैले में 2 इंसान सर नहीं देखना चाहता, समझे? और अफसर सोचने लगा, कैंसी मर चुका, लेकिन कस्टर के जराइम की तरह इसके जराइम के असरात भी देर तक कायम रहेंगे। कस्टर ने गांव के गांव उजाड़े। उसे अपने हम वतनों को तबाह करने में लज्जत मिलती थी। फिर वो बड़बड़ाने लगा, जरा सुनो कैंसी, मैं अपना सारा वक्त ROTC के मुकाबले में सर्फ नहीं करता। अपना कुछ वक्त मैं लाइब्रेरी में भी गुजारता हूँ। तुमने यहाँ जो कुछ किया वो नया नहीं। सुनो कैंसी, सेंट क्रेग में रेड एंटेस के कत्ले आम में मुलव्वस अफसर जेम्स टी कॉर्नर की बात सुनो। कत्ले आम के अगले रोज मैंने किसी रेड इंडियन मर्द, औरत या बच्चे की एक भी लाश ऐसी नहीं देखी जिसकी गर्दन हमने उसके दर से अलग ना की हो। लाशों को बेदर्दी और सफाकी से मसा किया गया। मर्दों, औरतों और बच्चों के इज़ा महसूसा काट दिए गए। मैंने एक शख्स को किसी औरत के इज़ाए महसूसा छुरी पर सजाए घूमते देखा, और कई लोगों ने औरतों के इज़ाए महसूसा अपनी टोपियों पे लगा रखे थे। कैंसी, मैं नहीं समझता कि तुम इनसे आगे निकल गए। मैं नहीं समझता कि जंग देर के बाद आई है। मैं नहीं समझता कि लाश की आलात हवस ने तुम्हें कसर से आगे बढ़ा दिया। क्या हो रहा है सर? माइक ने इससे पूछा तो वो चौंक के उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हो रहा है? नहीं, मैं तो सोच रहा था ये हबशी लड़का मर चुका। मुआलिज ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए हबशी की तरफ इशारा किया। इसे थैली में डाल दो, उसने हुक्म दिया। तुम क्या सोच रहे थे? माइक ने पूछा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोझर और थकी हुई आवाज में कहने लगा, ऐसी सूरत-ए-हाल मुझे परेशान करती है। क्या तुमने पहले भी इतनी बर्बादी देखी? नहीं, मैंने इससे पहले इतनी तबाही कभी नहीं देखी। अफसर एक एक लफ्ज पे जोर देते हुए बोला, मैं अपनी मुख्तसर जिंदगी में कभी ऐसी खौफनाक सूरत-ए-हाल से दोचार ना हुआ। तुम मुझसे यही बात कहलवाना चाहते थे ना? क्या तुम बुरा मान गए? मार्क ने पूछा। नहीं, मैं गलत समझा था, मुझे अफसोस है। वो खामोश हुआ। उसके साथ ही उसके कानों में एक ऐसी आवाज सुनी जो उसके रगों पे में ठंडी लहर बन के दौड़ी। ये आवाज मार्टशल के ट्यूब में उतारे जाने की थी। उसने बारहा ये आवाज सुनी। उसके बाद ट्यूब से शेल के हराज की चीखती धारती सरसराती आवाज, फिर अफसर की कंपनी की जानिब शेल के सफर की आवाज, वियतनाम की मौसीकी जारी और सारी। अफसर पूरी कुव्वत से चिल्लाया, आ रहा है, कहाँ, कौन, क्यों? सवाल जहनों में गर्दिश करने लगे। शेल हेलीकॉप्टर पे लगा और फटके आके ऊंचे नारंगी सतून की सूरत में जंगल में फैल गया। लाशों को अपने करीब घसीटो, इन्हें दफन करने की कोशिश करो, इन्हें आर के तौर पे इस्तेमाल करो। अफसर ने खलक फाड़ते हुए हुक्म दिया। फिर वो बड़ी नरमी से माइक से कहने लगा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गए। नहीं, तुम इसके जिम्मेदार नहीं, माइक ने जवाब दिया। मैं रेडार पे इमदाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए राब्ता करता हूँ। हाँ, कोशिश जरूर करो, माइक ने जवाब दिया।